दोस्तों, मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपको ये कहानी बेहद ही पसंद आने वाली है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है द कबीर टाइम लूप बॉय होटल हिल व्यू कहानी में एपिसोड 3 में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की कहानी को। अब मैनेजर उस रोती हुई छोटी बच्ची की तरफ पलटा जो कोने में सहमी हुई खड़ी थी। मैनेजर उसके सामने झुका और जहरीली आवाज में बोला, तुम्हें कुछ नहीं देखना चाहिए था। जैसे ही मैनेजर ने उस छोटी बच्ची की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, कबीर जो यह सब खौफ से देख रहा था, उसे अपने शरीर में एक जोरदार खिंचाव महसूस हुआ। उसके चारों ओर की 1985 की दुनिया घुलने लगी। रंग और आवाजें खींचने लगी। टाइम लूप उसे वापस खींच रहा था। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी उस मैनेजर की क्रूर आंखें जो सीधे उसी तरफ देख रही थी जहां कबीर छिपा हुआ था। समय का बाउंडर शांत हुआ और कबीर एक झटके से वर्तमान में वापस आ गया। उसका सिर घूम रहा था और उसे लगा जैसे उसके शरीर की सारी जान निकल गई हो। जब उसने होश संभाल कर अपने फोन की टॉर्च जलाई तो वह वापस उसी ठंडे, शांत और भयानक कुएं वाले कमरे में था। घिसटने वाली आवाज वाला जीव जा चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी का सबूत अब भी वहां था। पत्थर के फर्श पर ताजा और गहरी खरोंचे के निशान थे जो ठीक उसी जगह पर आकर रुके थे जहां कबीर गिरा हुआ था। अगर टाइम लूप उसे एक पल के लिए भी और अतीत में रखता तो वह आज जिंदा नहीं होता। वह कांपते हुए उठा और सहारे के लिए कुएं के किनारे पर हाथ रख दिया। जैसे ही उसने नीचे काली पानी में झांका, उसे अपना अस्क दिखाई दिया, लेकिन एक पल के लिए पानी में उसका चेहरा बदल गया। उसकी जगह पर 1985 के उसी मैनेजर का क्रूर चेहरा था जो उसे देखकर व्यंग से मुस्कुरा रहा था। कबीर एक चीख के साथ पीछे हट गया। यह कोई वहम नहीं था। वह आत्मा, वह शैतान अब सिर्फ इस होटल में नहीं बल्कि कबीर के अंदर भी झांक सकता था। वह उससे जुड़ चुका था, यह जानने के बाद कि अब वह भागकर कहीं नहीं जा सकता। कबीर ने अपनी जेब से वह पुरानी बच्चों की बनाई हुई ड्राइंग निकाली। उसे लगा कि शायद वह कुछ भूल रहा है। अब जब वह जानता था कि कातिल कौन है तो उसकी नज़र सीधे उस काली परछाई वाले आदमी पर गई और तभी उसे वह चीज़ दिखी जिसे उसने पहले 1000 बार देखकर भी नहीं देखा था। उस मैनेजर के हाथ में उस बच्ची ने क्रेयॉन से एक छोटी सी पुरानी चाबी बनाई थी। एक चाबी। यह चाबी क्यों जरूरी थी, यह कहाँ मिल सकती है? तभी उसके दिमाग में कुएं से आई छपक की आवाज गूंजी। उसे उस छोटी बच्ची का मासूम चेहरा याद आया। उसे एक ही पल में सब कुछ साफ हो गया। उस बच्ची की आत्मा ने मरने से पहले या शायद अभी अभी वह चाबी कबीर के लिए कुएं में गिरा दी थी। सारे राज का ताला खोलने वाली चाबी उसी कुएं में थी। उसी कुएं में जिसके अंदर उसके दोस्त का बेजान हाथ तैर रहा था। उसी कुएं में जहां 2 मासूम आत्माएं कैद थी। कबीर ने एक नज़र ड्राइंग पर बनी चाबी पर डाली और फिर एक नज़र कुएं के शांत काले पानी पर। उसका डर अब एक नई और भयानक हकीकत में बदल चुका था। उसे पता था कि उसे क्या करना है। तभी कबीर ने देखा कि कुएं के ठीक उसके बगल में, उसके साइड में एक परछाई बन रही है। और वो जब परछाई बनी तो उसने देखा कि वो उस एक बच्ची की आत्मा थी
जिसे देखने के बाद कबीर को एक पल के लिए डर लगा, लेकिन वो लड़की की आत्मा उतनी डरावनी लग नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक शांत उदासी छाई थी। वो अभी कबीर के बगल में आके खड़ी हुई और वो कुएं की तरफ देखने लगी, जहां पर कबीर पहले से खड़ा हुआ था। कबीर कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर कबीर भी कुएं में देखने लगा। तभी उसने देखा कि कुएं का जो काला पानी है वो अपने आप नीचे जाने लगा था। जैसे जैसे पानी नीचे होता हुआ गया, कुएं में एक सीढ़ी नजर आई, जिसे देखने के बाद कबीर चौंक गया। अभी वो लड़की कबीर की तरफ देख रही थी, जैसे कि वो मतलब बताना चाहती है कि कबीर उस सीढ़ी से अंदर कुएं में उतर जाए। अब कबीर ने उस बच्ची की आत्मा की तरफ देखा और फिर उस सीढ़ी पर, जो रहस्यमय तरीके से सामने आ गई थी, उसके दिमाग में एक ही बात गूंजी, जाल। यह सब कुछ बहुत ही आसान लग रहा था। इतनी आसानी से तो यह होटल किसी को एक गिलास पानी भी न दे, रास्ता कैसे दे सकता है। उसे लगा उसे किसी और गहरे और भी भयानक जाल में फंसाने के लिए है। उसने बच्ची की आत्मा को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह कुएं में नहीं उतरेगा, बल्कि चाबी को ऊपर से ही निकालने का कोई तरीका ढूंढेगा। उसने अपनी फ़ोन की टॉर्च से उस अधूरे बने कमरे में के कोने में खोजबीन शुरू की। उसे पुराने औजार, टूटी हुई लकड़ियाँ और निर्माण का बेकार सामान मिला। काफी देर खोजने के बाद उसे एक लंबी पतली लोहे की रॉड सरिया मिली। यह कुएं की गहराई तक पहुंचने के लिए काफी थी। अब सवाल था कि चाबी को सिर्फ रॉड से उठाया कैसे जाए। वह बहुत छोटी थी। उसकी नज़र पास में पड़ी एक पुरानी, लगभग जम चुकी ग्रीस की डब्बे पर पड़ गई। यह बहुत ही घिनौना था, लेकिन शायद काम कर जाए। उसने रॉड के एक सिरे पर वह गाढ़ा चिपचिपा ग्रीस लगाया, जिससे वह एक तरह की चिपचिपी छड़ी बन गई। इस पूरे समय वह बच्ची की आत्मा उसे चुपचाप देख रही थी। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन कबीर को महसूस हो रहा था कि उसकी नज़रें कबीर की हर हरकत पर थी। कबीर ने गहरी सांस ली और रॉड को धीरे धीरे कुएं में उतारना शुरू किया। यह एक बहुत ही मुश्किल काम था। उसे एक हाथ में से फोन पकड़कर रोशनी करनी थी और दूसरे हाथ से भारी रॉड को साधना था। उसने टॉर्च की रोशनी में कुएं की तलहटी को ध्यान से देखा। कीचड़ और गंदे पानी के बीच उसे एक हल्की सी चमक दिखाई दी, चाबी। उसका दिल जोर से धड़का। उसने बहुत ही सावधानी से रॉड के चिपचिपे सिरे को चाबी तक पहुंचाया। एक पल की कोशिश के बाद चाबी ग्रीस से चिपक गई। हाँ, कबीर के मुंह से धीरे से निकला। उसने धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे रॉड को ऊपर उठाना शुरू किया। चाबी ऊपर आ रही थी, बस कुछ ही फुट और तभी कुएं की तलहटी में मौजूद कीचड़ में हलचल हुई। उसके दोस्त का वही पीला पड़ा हुआ हाथ, जिसे कबीर ने बेजाना समझा था, अचानक हरकत में आया और उसने पूरी ताकत से लोहे की रॉड को पकड़ लिया। और ठीक उसी पल कमरे में खड़ी बच्ची की आत्मा का मासूम चेहरा गुस्से से बिगड़ गया और उसने एक कानों में छेद करने वाली एक तीखी चीख मारी। कबीर अब एक बेजान लाश के साथ चाबी के लिए रस्साकशी कर रहा था और एक नाराज आत्मा उस पर चीख रही थी।
रॉड पर लगी हुई लाश की पकड़ बहुत ही मजबूत थी और उस बच्ची की चीख कबीर को कमजोर बना रही थी। एक पल के लिए उसे लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन तभी उसने कुछ देखा। उस बच्ची की पारदर्शी आत्मा की आंखें गुस्से में कबीर को नहीं बल्कि कुएं के अंदर उस हाथ को घूर रही थी। कबीर को एक झटके में सब समझ आ गया। बच्ची की आत्मा उस पर गुस्सा नहीं है, वह उस शक्ति से नाराज है जो उसके दोस्त की लाश को नियंत्रित कर रही है, और वह शक्ति सिर्फ एक ही हो सकती है, उस मैनेजर की आत्मा। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन कबीर के पास कोई और चारा नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत से उस बच्ची की आत्मा की तरफ देखकर चिल्लाया, यह तुम्हारा भी दुश्मन है, इसने तुम्हारी बहन को मारा था, मेरी मदद करो। जैसे ही कबीर के शब्द गूंजे, एक अविश्वसनीय घटना घटी। बच्ची की चीख की दिशा और उसका अंदाज बदल गया। अब वह सिर्फ एक डरावनी चीख नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा का हमला था। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि कबीर की सांसों से भाप निकलने लगी। उसने देखा कि उसके दोस्त का हाथ जो राड को पकड़े हुए था, बर्फ की एक पतली परत जमने लगी। हाथ कांपने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कुचल रही हो। एक आखिरी हिंसक झटके के साथ उस बेजान हाथ की पकड़ छूट गई और वह वापस कुएं के कीचड़ में समा गया। रस्साकशी खत्म हो चुकी थी। कबीर ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तेजी से रॉड को ऊपर खींचा। उसके चिपचिपे सिर पर वह पुरानी जंग लगी चाबी अभी भी चिपकी हुई थी। कांपते हुए हाथों से उसने चाबी को निकाला और अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसे चाबी मिल गई थी। उसने उस जगह देखा जहां बच्ची की आत्मा खड़ी थी। वह अब बहुत धुंधली हो चुकी थी, जैसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वह कमजोर पड़ गई हो। उसने कबीर को एक आखिरी उदास भरी नजरों से देखा और फिर धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। कबीर एक बार फिर अकेला था, लेकिन यह शांति कुछ ही पलों की थी। उसने अपने दुश्मन के एक मोहरे को हरा दिया था और अब असली खिलाड़ी सामने आने वाला था। चारों तरफ से दीवारों से एक गहरी नफरत भरी गुर्राहट की आवाज गूंजने लगी। यह मैनेजर की आत्मा की आवाज थी। अब वह छिप नहीं रहा था। कबीर ने चाबी को कसकर पकड़ लिया। उसे नहीं पता था कि यह चाबी कौन सा ताला खोलती है, लेकिन उसे यह पता था कि यही उसकी एकमात्र उम्मीद है। चारों तरफ से आती मैनेजर की नफरत भरी गुर्राहट से कबीर का दिल दहल गया। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। डर और हताशा में उसने अपनी मुट्ठी में रखी उस पुरानी जंग लगी चाबी को और भी कसकर भींच लिया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने चाबी को पूरी तरह से दबाया, उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। गुर्राहट की आवाज अब भी थी, लेकिन चाबी से आती एक शांत ऊर्जा जैसे उसके चारों ओर एक कवच बना रही थी। तभी उसने अपने दूसरे हाथ पर एक ठंडा लेकिन बेहद ही कोमल स्पर्श महसूस किया। यह स्पर्श डरावना नहीं था, इसमें एक दिलासा था। कबीर ने चौंक कर उस तरफ देखा। उसके सामने पूजा की आत्मा खड़ी थी। वह ठीक वैसी ही दिख रही थी जैसे 1985 के मंजर में थी, लाल ड्रेस में, बेहद ही खूबसूरत। लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि सदियों की गहरी उदासी तैर रही थी। उसकी शांत उपस्थिति उस कमरे के खौफ और मैनेजर की हिंसक गुर्राहट के बिल्कुल विपरीत थी। पूजा ने कुछ कहा नहीं। उसने बस कबीर की आंखों में झांका। उन आंखों में कबीर को एक भरोसा नजर आया। एक खामोश संवाद हुआ, जैसे पूजा कह रही हो, मुझे पता है तुम कौन हो और मुझे पता है कि तुम सच जानते हो।
कबीर को उस बच्ची की आत्मा पर भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन पूजा की आत्मा में कुछ ऐसा था जो सच लग रहा था। पूजा ने अपना पारदर्शी हाथ उठाया और कमरे के एक अंधेरे कोने की ओर इशारा किया, जहां एक पतली सी दरार थी जिसे कबीर ने पहले नहीं देखा था। गुर्राहट की आवाज़ हर तरफ से आ रही थी, सिवाय उस एक रास्ते के। कबीर समझ गया, यह एक मौका था, बचने का एक रास्ता। उसने पूजा की आत्मा की तरफ सिर हिलाकर एक खामोश धन्यवाद दिया और बिना एक पल गवाए उस दरार की ओर भागा। जैसे ही वह भागा, उसके पीछे मैनेजर की गुर्राहट और भी तेज और गुस्से वाली हो गई, मानो उसे एहसास हो गया हो कि उसका शिकार भाग रहा है। कबीर उस अंधेरी दरार में कूद गया। एक पल के लिए घोर अंधेरा छाया रहा। जब कबीर ने खुद को संभाल कर पीछे मुड़कर देखा तो वह दरार गायब हो चुकी थी। उसकी जगह पर एक ठोस दीवार थी। वह एक बार फिर एक नई जगह पर कैद था। उसने अपने फोन की टॉर्च चलाई। यह सुरंग पहले वाली गुफाओं से अलग थी। यह पुरानी टूटी हुई ईंटों से बनी थी और हवा में पुरानी किताबों और धूल की महक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह होटल के किसी भुला दिए गए आर्काइव का रिकॉर्ड रूम के नीचे पहुंच गया हो। पूजा ने उसे बचा तो लिया था, लेकिन अब वह एक नई पहेली में फंस गया था और उसकी मुट्ठी में बंद वह चाबी अब और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रही थी। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था। पूजा की आत्मा ने कबीर को जिस रास्ते पर भेजा था वह किसी अंधेरा गुफा या आर्काइव में नहीं, बल्कि वर्तमान समय के होटल के एक पुराने धूल भरे गलियारों में निकला। गलियारों के अंत में सिर्फ एक कमरा था, रूम नंबर 303। कबीर ने अपनी मुट्ठी में बंद चाबी को देखा और फिर उस कमरे के दरवाजे को उसने कांपते हुए चाबी को ताले में लगाया। वह एकदम फिट हो गई। जैसे ही कबीर ने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, उसके साथ एक ऐसा टाइम लूप हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक पल में कमरे की धूल और अंधेरा गायब हो गया। उसकी आंखों के सामने हजारों वाट की रोशनी चमक उठी और कानों में संगीत और लोगों की बातों का शोर भर गया। वह अब किसी पुराने कमरे में नहीं, बल्कि होटल हिलव्यू के शानदार जगमगाते हुए हॉल में खड़ा था। यह 1985 के उद्घाटन की रात थी और पार्टी पूरे जोर पर थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वह कोई अदृश्य दर्शक नहीं था। एक वेटर उससे टकराते टकराते बच गया और माफ कीजिए सर कहकर आगे बढ़ गया। लोगों की नजरें उस पर पड़ रही थी। वह अब एक परछाई नहीं, बल्कि एक जिंदा ठोस इंसान था जो उस अतीत में पहुंच चुका था। तभी उसे एहसास हुआ कि लोग उससे घूर क्यों रहे हैं। चारों तरफ लोग 80 के दशक के फैंसी सूट और साड़ियों में थे और उनके बीच कबीर अपनी आज की जीन्स और टी शर्ट में खड़ा था। वह उस पार्टी में एक अजूबे की तरह लग रहा था, एक ऐसा मेहमान जो भविष्य से आ गया हो। उसने घबरा कर चारों ओर देखा और तभी उसकी नज़र उससे टकराई। हॉल के दूसरी तरफ अपने दोस्तों के साथ हंसती खिलखिलाती पूजा खड़ी थी। उसने भी कबीर को देख लिया था। वह कबीर को पहचानती नहीं थी, लेकिन उसकी नज़रें भी कबीर पर टिक गई। कौन था यह अजीब लड़का जिसके पहनावे और हाव भाव में कुछ तो ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। कबीर और पूजा की आंखें भीड़ के पार एक दूसरे से मिली। कबीर के लिए वह एक आत्मा थी जिसे उसने बचाया था, लेकिन पूजा के लिए कबीर एक रहस्यमयी अजनबी था। पूजा इस अजीब मेहमान को देखकर अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई। उसने अपने दोस्तों से कुछ कहा और धीरे धीरे भीड़ को चीरती हुई कबीर की ओर बढ़ने लगी। कबीर का दिल धड़क रहा था। वह लड़की
जिसकी मौत का वह गवाह था, अब वे जिंदा है और उससे बात करने के लिए उसी की तरफ आ रही थी। तो दोस्तों, क्या होता है आगे? क्या कबीर उससे बात करता है? क्या वो अपनी पहचान उसे बताता है? क्या पूजा कबीर को पहचानती है? तो क्या कबीर उस अपनी पहचान छुपाता है और उसे बाद में बताए, पहले उसे वो बचाने की कोशिश करता है? क्या वो उसी के साथ उधर रहता है? क्या होता है आगे? क्या इससे छोड़कर कुछ और अलग होता है? तो दोस्तों, ये जानने के लिए आपको कहानी का अगले भाग का इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों, अभी तक की कहानी अगर आपको पसंद आई है और आपको कहानी के अगले भाग भी सुनने हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस कहानी के एक एक भाग मतलब रोज अपलोड करता हूँ, या कोई दिक्कत आती है तो 1-2 दिन में अपलोड करता रहता हूँ। तो आपको ऐसे ही आगे के भाग सुनना है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।